फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में हंगेरियन मेथड सीखेंगे। और फ्रेंड्स, ये हंगेरियन मेथड का सेकंड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने जो बेसिक सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के, वो सीख लिए थे। ठीक है, और इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम IMP क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप पहले ज़रूर जाके देखिए। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। अ कंपनी हैज़ 4 सेल्स मैनेजर, दे आर अलॉटेड 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, द ईयरली सेल्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इज़ गिवन बिलो। यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं और उनकी ईयरली सेल्स दी हुई है टेबल में। और फिर आगे क्या लिखा है, that the sales capacity of 4 sales manager are in the proportion of 5:6:6:8. Give the assignment to maximize the sale. 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में हमें 4 हमारे पास सेल्स मैनेजर है और उनकी ही सेल्स कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है, ये रेशियो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो सेल्स दिए हुए हैं ना, इन सभी सेल्स को हमें ये रेशियो में पहले डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम की जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है वो अवेलेबल ही नहीं है, वो भी हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि यहाँ पर नहीं दी हुई तो आप कैसे बनाओगे वो मैट्रिक्स। तो ये रेशियो की मदद से और ये जो नंबर्स अवेलेबल है सेल्स के, उसकी मदद से आप मैट्रिक्स खुद बना सकते हो। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे करना है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट लाइन हमेशा क्वेश्चन की रीड करना, गिव द असाइनमेंट टू मैक्सिमाइज द सेल। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या फिर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि मैक्सिमाइज करना है, यानी कि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन में कभी भी सेल्स के अलावा, मतलब सेल्स दी होगी ना क्वेश्चन में, तो वो मैक्सिमाइजेशन का ही प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा अगर प्रॉफिट दिया है या रेवेन्यू दिया हुआ है या फिर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो सभी भी मैक्सिमाइजेशन के ही प्रॉब्लम होते हैं। आप लॉजिकली भी सोचोगे तो सेल्स को हम हमेशा मैक्सिमाइज ही करेंगे, हम उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले इसे हमें मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसे आगे सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरे यहाँ पे सेल्स तो अवेलेबल है ही क्वेश्चन में, वो हम मैट्रिक्स अभी बना लेंगे कैसे बनाना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक टेबल दी हुई है डिस्ट्रिक्ट 1 से डिस्ट्रिक्ट 4 तक की, और उनकी सेल्स दी हुई है ईयरली। ओके, और वो सेल्स को हमें ये 4 जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये एक क्वेश्चन में दिया हुआ था रेशियो सेल्स मैनेजर का, इसमें हमें डिवाइड करना रहेगा ये सभी सेल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर तो मैंने डिस्ट्रिक्ट 1 से डिस्ट्रिक्ट 4 हेडिंग कर दी है, और यहाँ पे साइड में जो 4 सेल्स मैनेजर दिए हुए थे ना, उनके नाम दे देते हम रैंडमली, कोई भी ABCD। ठीक है, अब क्या करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट 1 की सेल्स जो है ईयरली वो 700 है, तो 700 को आपको इस रेशियो में डिवाइड कर देना है। इस रेशियो का जो पूरा टोटल आएगा ना, 5 + 6 + 6 + 8, वो आएगा 25। तो 700 × 5 डिवाइड बाई 25 करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 140। वो आपको यहाँ पे लिखते जाना है। फिर 700 को 6 वाले रेशियो में भी करो, तो 700 × 6 डिवाइड बाई 25 करोगे तो आएगा 168। फिर अगेन वापस से 6 ही है तो फिर से 168 ही आ जाएगा। एंड 700 × 8 डिवाइड बाई 25 करोगे तो आएगा 224। ओके, तो 700 को हमने ये चारों रेशियो में इस तरह से डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट 1 के नीचे। अब वैसे ही डिस्ट्रिक्ट 2 के नीचे 800 सेल्स दी हुई है, तो हम डिस्ट्रिक्ट 2 के नीचे 800 सेल्स को ये रेशियो में डिवाइड करके लिख देंगे। सो पहले आएगा 168, 192 एंड 256। उसी तरह से 900 को भी ये रेशियो में डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे 180, 216, 216 एंड 288। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 4 1000 को भी डिवाइड करके लिखेंगे 200, 240 एंड 320। तो ये हमने एक मैट्रिक्स हमारी रेडी कर ली है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन में की जो लास्ट लाइन थी मैंने आपको रीड करवाई थी कि उसमें लिखा था गिव द असाइनमेंट टू मैक्सिमाइज द सेल्स। ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी है ना, ये सेल्स की बनी है, यानी कि ये एक मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया। इससे पहले हमें मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद कैसे रखना है कि मैक्सिमाइजेशन का सम कौन से आते हैं। तो ज़्यादातर टाइम पे क्वेश्चन में लिखा हुआ ही रहेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन की लास्ट लाइन अच्छे से रीड करनी है कि उसमें मैक्सिमाइज वर्ड लिखा है कि मिनिमाइज वर्ड लिखा है।
ओके हमारे क्वेश्चन में लास्ट में लिखा था मैक्सिमाइज द सेल, यानी कि ये जो सेल्स वाला क्वेश्चन हो वो मैक्सिमाइजेशन का ही होगा। और वैसे भी आप लॉजिकली भी सोचोगे ना तो सेल्स को हम हमेशा मैक्सिमाइज ही करना चाहेंगे, हम मिनिमाइज नहीं करेंगे सेल्स को, हमारा प्रॉफिट कम नहीं करेंगे। ओके तो ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। सेल्स के अलावा अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ हो, रेवेन्यू दिया हुआ हो या नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो ना, तो वो सभी भी मैक्सिमाइजेशन के ही प्रॉब्लम होते हैं। इसे सबसे पहले हमें मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके लेकिन उससे भी पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये प्रॉब्लम बैलेंस है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होती है तो वो प्रॉब्लम बैलेंस होगी। तो हमारे पास 4 रो और 4 कॉलम है, यानी कि ये प्रॉब्लम बैलेंस है, अनबैलेंस नहीं है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, पहले इसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो पूरी मैट्रिक्स है ना, इसमें से हाईएस्ट एलिमेंट आपको फाइंड करना है। तो इसमें से पूरा सब में से हाईएस्ट 320 है। ओके तो बाकी सारे एलिमेंट में से हम बाकी सारे एलिमेंट को हम 320 में से माइनस कर देते हैं। सो 320 माइनस 140 आएगा 180, फिर 320 माइनस 168 करेंगे तो आएगा 152, फिर 320 माइनस 180 करेंगे तो 140, 120, 320 माइनस 168 152, 128, 96, 64, 32 एंड लास्ट 320 माइनस 320 ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है तो ये जो हमने मैट्रिक्स निकाली है ना, वो मिनिमाइजेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद में हमें रो डिडक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है तो रो डिडक्शन के लिए ये जो फर्स्ट रो है इसमें सबसे मिनिमम नंबर इज़ 120, तो बाकी सारे एलिमेंट्स को हम में से 120 माइनस कर देंगे। पहले 180 माइनस 120 करेंगे तो आएगा 60, देन 152 माइनस 120 32, 140 माइनस 120 20 और लास्ट में 0। फिर यहाँ पे सेकेंड रो में सबसे मिनिमम इज़ 80, सो 152 माइनस 80 72, 128 माइनस 80 करेंगे तो आएगा 48, 24 0। वापस से 80 मिनिमम है थर्ड रो में, और लास्ट रो में तो 0 मिनिमम है, तो 96 माइनस 0 करेंगे तो सब वापस सेम ही आ जाएगा। ओके रो डिडक्शन कंप्लीट हो गया। अब आगे के स्टेप्स के लिए मैं और मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पे आगे के लिए मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया है। यहाँ असाइनमेंट प्रॉब्लम की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैट्रिक्स बहुत सारी ड्रॉ करनी पड़ती है हमें, है ना। सो अब रो डिडक्शन के बाद हमें कॉलम डिडक्शन करना है। जो प्रोसेस हमने रो डिडक्शन में किया था सेम वही हम कॉलम वाइज करेंगे, जिससे हमें कॉलम डिडक्शन मिल जाएगा। ओके तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसमें फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट इज 60, सो सभी एलिमेंट्स में से हम 60 माइनस कर देंगे। पहले 60 माइनस 60 0, देन 72 माइनस 60 12, अगेन 12, और फिर 96 माइनस 60 56। उसके बाद में सेकेंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट इज़ 32, सो 32 माइनस 32 इज़ 0, 48 माइनस 32 इज़ 16, 16 एंड 32। फिर यहाँ पर सबसे मिनिमम एलिमेंट इज़ 20, सो 20 माइनस 20 0, 4 4 12, और यहाँ पे तो सभी ज़ीरो ही है, तो 0 माइनस 0 सेम ही आने वाला है। ओके अब कॉलम डिडक्शन के बाद में हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, और सारे ज़ीरोज़ है ना ये मैट्रिक्स में, उनको हमें कट करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में 4 रो और 4 कॉलम दी हुई है, इसीलिए हमें मिनिमम 4 लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ओके अगर आप चाहें तो आप सीधा ऐसे 4 रो को कट करके सारे ज़ीरोज़ कट कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसे ट्राई करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस में हमारे सारे ज़ीरो कट हो जाए, पहले वही ट्राई करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अगर हम ये पहली रो को कट करें और ये लास्ट कॉलम को कट करें, ठीक है, तो हमारे सिर्फ 2 ही लाइन में सारे ज़ीरोज़ कट हो सकते हैं। तो हम 4 लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर 2 में काम हो रहा है, कम में काम हो रहा है, तो हमें कम में ही पहले करना है। सो एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी और एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी,
तो दो लाइन में ही काम हो गया, तो हम एक लाइन लिखेंगे दैट ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन नॉट बी फाइंड एट दिस स्टेज। ओके, अब हमें एक और यहाँ पे नई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते ना, तो एक और नई मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर से लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब वो नई मैट्रिक्स कैसे बनानी है वो ध्यान से देखना। ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए ना, जो बिना कट किए रह गए हैं, इनमें सबसे मिनिमम नंबर आपको फाइंड करना है। ओके, सो इसमें सबसे मिनिमम नंबर 4 है, तो इन सभी एलिमेंट्स जो रिमेनिंग वाले हैं ना, इनमें से हम सब में 4 माइनस कर देंगे। ओके, और यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा था ना लाइंस ड्रॉ करने से, जहाँ प्लस बन रहा था, वो वाले एलिमेंट में आपको ये 4 को ऐड कर देना है। वापस से ये जो रिमेनिंग वाले हैं इनमें से 4 माइनस करेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन वाला है वहाँ पे 4 ऐड करना है, और ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना जो सिर्फ एक ही लाइन से कट हुए हुए हैं, उनको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, तो पहले ये जो एज इट इज़ वाले हैं ये हम लिख देते हैं। पहले यहाँ 0 0 0 और यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन में 4 ऐड करेंगे तो 0 + 4 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे से माइनस करना है इन सब में से, तो 12 - 4 8, 16 - 4 12, 4 - 4 0, वापस से 8 12 0, 56 - 4 52, 32 - 4 28 एंड लास्ट में 8। ओके, ये नई मैट्रिक्स बन गई है। अब इसमें वापस से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है और ट्राई करना कि मिनिमम लाइंस नहीं मैक्सिमम ज़ीरोस कवर हो जाए। ओके, 4 लाइन हमें चाहिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, लेकिन पहली ही बार में 4 लाइन ड्रॉ नहीं कर देनी है। अगर कम लाइन में काम चल रहा है ना तो कम ही लाइन ड्रॉ करनी है। तो वापस से अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें यहाँ पर, फिर दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें जैसे पहले में किया था। अब सिर्फ ये 2 0 बाकी है, तो आप चाहो ना तो 2 लाइन इस तरह से ड्रॉ करके 4 लाइन आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर हम वो 2 लाइन के बजाय सिर्फ ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, यानी कि फिर से 3 लाइन में हमारा काम हो गया, 4 लाइन इधर भी ड्रॉ नहीं हुई, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम ये स्टेज पे फाइंड नहीं कर सकते, हमें फिर से ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पर ऐसा ये जो सेम प्रोसेस हमने मैट्रिक्स में बनाया था, वापस एक न्यू मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी ये सेम प्रोसेस रिपीट करके। तो अब ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वापस से इनमें से मिनिमम नंबर 8 है। ठीक है, सो इन सब में से हम 8 माइनस करेंगे और जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन आया है वहाँ पे 8 को ऐड करना है। ओके, और रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज़, तो ये दोनों एज इट इज़ आएंगे, फिर यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा, सो 0 + 8 8 एंड 4 + 8 12। फिर इन सब में से आपको 8 माइनस करना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 0 4, 52 - 8 इज़ 44 एंड 28 - 8 इज़ 20, और इन सबको एज इट इज़ लिखना है। ओके, अब यहाँ पे हमें वापस से लाइंस ड्रॉ करनी है और मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम ज़ीरोज़ कवर हो जाए वही ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, फिर एक लाइन वापस ऐसे ड्रॉ करें और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें जैसे हमने इसमें किया था, सेम अगर 3 लाइन ड्रॉ करें तो भी ये 2 0 बच जाएंगे, तो उसके लिए हमें चौथी लाइन एक और यहाँ ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। आप चाहो तो आप दूसरे तरीके भी फाइंड कर सकते हो। आप पहले हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद में ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 4 लाइन के बिना सारे ज़ीरोज़ कवर हो ही नहीं पा रहे। आप कैसे भी लाइन ड्रॉ करो, पहले यूँ करो, फिर ऐसे करो, फिर इसको ऐसे करो, ऐसे करो, तो 4 लाइन के बिना यहाँ पे ज़ीरोज़ कवर नहीं हो सकते हमारे, है ना। तो हमें मिनिमम 4 लाइन्स ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, कैसे भी आप करो तो मिनिमम 4 करनी ही पड़ेगी ना। तो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, सारे रो कट कर दे रही हूँ, या आप चाहो तो आप चारों कॉलम को भी ऐसे कट करके आंसर वैसे भी आप कट कर सकते हो 4 लाइन। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हमें 4 लाइन चाहिए थी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए और चारों लाइन ड्रॉ हो चुकी है ना, तो यहाँ पे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब आगे के स्टेप्स के लिए मैं ये वाली 2 मैट्रिक्स को मिटा रही हूँ क्योंकि अब इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, 4 लाइन्स हमारी ड्रॉ हो चुकी है ना। अब हम स्टार पुट करने वाला एक स्टेप करेंगे, असाइनमेंट देंगे हम एक्चुअली। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है जिसमें चारों लाइंस ड्रॉ हो गई है, इसमें आपको ऐसी रो फाइंड करनी है जिसमें सिंगल ज़ीरो हो। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में 2 0 है, और फिर यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे भी 3 है, और लास्ट रो में एक ही सिंगल ज़ीरो है।
तो ये सिंगल ज़ीरो को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी जगह पे हम यहाँ पे स्टार पुट करेंगे। ठीक है, अगर ये सिंगल ज़ीरो किसी भी रो में अवेलेबल नहीं होता ना, तो हम क्या करते, हम टॉप लेफ़्ट कॉर्नर का यूज़ करते, जो भी ज़ीरो सबसे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के सबसे नज़दीक है ना, हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ज़ीरो अवेलेबल नहीं होता तो, या फिर अगर किसी दो रो में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल हो जाते तो भी आप ये स्टेप ये कॉर्नर का यूज़ कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर ये ज़ीरो को जिसको हमने सिलेक्ट किया है ना, यहाँ पे हमने असाइनमेंट दे दिया है। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसे हम कट कर देंगे। ये लास्ट रो और लास्ट कॉलम में था तो दोनों को आपको कट करना है। अब वापस से सिंगल ज़ीरो वाली रो फाइंड करो, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। किसी भी रो में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर का यूज़ करेंगे। उसके हिसाब से टॉप लेफ्ट कॉर्नर के हिसाब से ये वाला जो ज़ीरो है वो सबसे नज़दीक है इसके, है ना, तो हम इसे ही सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर असाइनमेंट दे देंगे। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में था उसे हमें कट करना है। ठीक है, अब वापस से सिंगल ज़ीरो वाली रो, यहाँ पर भी सिंगल ज़ीरो है और यहाँ पे भी सिंगल ज़ीरो है। अब दो में सिंगल ज़ीरो मिल गया ना, तो अब वापस से टॉप लेफ्ट कॉर्नर का यूज़ करना। उसके हिसाब से ये वाला जो ज़ीरो है वो ज़्यादा नज़दीक है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी जगह पे असाइनमेंट दे देंगे बी और D3, बी और D3, और ये जिस रो और जिस कॉलम में था उसे कट कर देना है। अब लास्ट में जो नंबर बिना कट किए रह गया है, सिर्फ एक ही नंबर रहेगा लास्ट में, उसकी ही जगह पे आपको यहाँ पे असाइनमेंट देना है। तो यहाँ पे C और D2 यहाँ पे असाइनमेंट आ जाएगा। असाइनमेंट देने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक रो में सिंगल स्टार होना चाहिए और हर एक कॉलम में भी सिंगल स्टार ही आना चाहिए। कोई भी रो या कोई भी कॉलम में एक से ज़्यादा स्टार नहीं पुट हो जाने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी रो में एक एक स्टार है और सभी कॉलम में भी एक एक स्टार ही है। अब लास्ट में एक फाइनल स्टेप है जिसमें आपको ये जो हमने असाइनमेंट दिए ना, इनके नंबर्स आपको, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, हम मिनिमाइजेशन वाली मैट्रिक्स का यूज़ नहीं करेंगे। हमारी जो ओरिजिनल सेल्स वाली मैट्रिक्स थी ना, ये फर्स्ट वाली, इसी से ही आपको नंबर लेने हैं। तो ए को हमने D1 को असाइन किया है, सो A D1, फिर B को D3 असाइन किया है, C को D2 और लास्ट D को D4 असाइन किया है। तो इन सब की वैल्यूज़ यहाँ मैट्रिक्स में से देखनी है। पहले A का D1 यहाँ 140 है, फिर B D3, B एंड D3 यहाँ 216, C और D2 192 एंड लास्ट ये 320। इन सभी का आपको टोटल करना है, तो इसका टोटल आएगा 868। ये जो टोटल है ना, टोटल सेल्स आया है। हमें मैक्सिमाइज द सेल्स करने के लिए बोला था, तो ये मैक्सिमम सेल्स हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 868। तो ये सम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। अगर आपको इस समय कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। सेकेंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द मशीन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, गिव द असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स में हमें कॉस्ट दी हुई है, लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में, दैट कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द मशीन इज़ गिवन। ठीक है, और दूसरा हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन हमेशा रीड करना ही है आपको। उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या फिर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, यानी कि दो बातें पता चल गई, मिनिमाइजेशन का ही प्रॉब्लम है, और दूसरा टोटल कॉस्ट, जो कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है आपको उसी को यूज़ करना है, दूसरी और कोई चीज़ फाइंड नहीं करनी है। जैसे लास्ट सम में हमने सेल्स में से फिर मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया था, वैसा यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी मिनिमाइजेशन का ही प्रॉब्लम है। और दूसरा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दो जो एलिमेंट है ना वो दिए ही नहीं है, उनकी जगह पे डैश है, वो यानी कि वो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी एलिमेंट ना दिया हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जैसे हमेशा सॉल्व करते आते हो ना वैसे ही करो, बस ये जो डैश है ना उसकी जगह पे हम m सपोज कर लेंगे, या फिर आप दूसरा कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि वेदर दिस प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड और नॉट। तो यहाँ पर
5 कॉलम दी हुई है हमारे पास ABCDE और 4 रो दी हुई है। तो ये 4 और 5 का जो रेशियो है वो इक्वल तो नहीं है, यानी कि ये प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। तो पहले इसे बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर एक रो कम पड़ रही है ना, हमारे पास 4 ही रो है, तो हम एक एक्स्ट्रा रो बनाएंगे और उसके सामने जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सभी ज़ीरो अज्यूम कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा कॉलम बनानी पड़ती ना तो कॉलम के हम एलिमेंट ज़ीरो अज्यूम करते। ठीक है, अब इसे आप एज इट इज़ जैसे सॉल्व करोगे करते जाओ, m है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस करते जाओ। कैसे करते हैं हम देखते हैं। रो डिडक्शन करेंगे सबसे पहले, तो उसके लिए फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट इज़ 9, तो 9 बाकी सारे एलिमेंट्स में से 9 माइनस कर देंगे। पहले 9 माइनस 9 इज़ 0, 11 माइनस 9 इज़ 2, 6, 1 एंड 2। फिर यहाँ पे सेकेंड रो में मिनिमम एलिमेंट 7 है। अगर m की वैल्यू हमें नहीं पता है तो सबसे मिनिमम एलिमेंट इज़ 7, तो 12 माइनस 7, 5, 2, m माइनस 7 करेंगे तो m माइनस 7 ही लिखना है आपको। ठीक है, फिर 10 माइनस 7, 3, 0। वैसे ही थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट फिर से 7 है, m की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो हम 7 को ही अज्यूम करेंगे। m माइनस 7 अगेन एज इट इज़ लिखेंगे। 11 माइनस 7, 4, 7, 4 एंड 0। फिर फोर्थ रो में सबसे मिनिमम वापस से 7 ही है, तो 14 माइनस 7 इज़ 7, 1, 5, 0 एंड 1। और लास्ट में तो सभी 0 है, तो 0 माइनस 0 सेम ही आने वाला है। रो डिडक्शन हो गया। अब इससे हम यहाँ पे कॉलम डिडक्शन करेंगे। सेम प्रोसेस जो रो डिडक्शन में किया, अब कॉलम वाइज कॉलम डिडक्शन में करना है। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट 0 है ना, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो वापस एज इट इज़ ही आने वाला है सब कुछ। सेकेंड कॉलम में भी सबसे मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो वापस सेम ही आएगा। यहाँ पे भी 0 है। अगर 0 होता है ना तो सेम ही आ रहे हैं वापस से सारे एलिमेंट, लेकिन फिर भी हमें मैट्रिक्स भले पूरी की पूरी सेम बन रही हो कॉलम डिडक्शन, लेकिन हमें फिर भी बनानी तो पड़ेगी। यहाँ पर भी देखो मिनिमम 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो वापस से पूरा सेम ही आने वाला है। लेकिन सेम है उसके लिए हम इसे नहीं बनाए, इस स्टेप को आप छोड़ मत देना, आपको स्टेप तो करना ही पड़ेगा कॉलम डिडक्शन का भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लाइंस ड्रॉ करनी है और यहाँ पे 5 रो और 5 कॉलम दी हुई थी इक्वेशन में, इसीलिए आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मिनिमम 5 लाइंस तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। लेकिन शुरुआत में ही हम 5 लाइंस ड्रॉ नहीं कर देंगे, हमें हमेशा ट्राई करना है कि 5 से कम लाइन में भी अगर हमारा काम बन रहा है तो पहले वही करना है। अब यहाँ पर देखो ये लास्ट रो में सब 0 है, तो हम एक तो यही कट कर देते हैं, तो हमारे बहुत सारे 0 इसी में कट हो गए। उसके बाद में यहाँ पर 2 0 इस कॉलम में, तो हम इसे भी कट कर देते हैं। 1, 2 लाइंस ड्रॉ हुई। अब अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें या फिर ये 0 को कट करने के लिए ऐसे ड्रॉ करें, कैसे भी कर सकते हो, मैं इस तरह से कर रही हूँ। और लास्ट में ये एक और लाइन ऐसे कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इस 0 को कट करने के लिए ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, रो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे जीरोस हमारे कट हो गए, लेकिन लाइंस कितनी ड्रॉ हुई है, 1, 2, 3 एंड 4। 5 लाइन हमें मिनिमम चाहिए थी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, लेकिन 4 में ही हमारे सारे जीरोस कट हो गए हैं, यानी कि वी कैन नॉट फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट दिस स्टेज। ये लाइन आपको लिखनी है। ओके, तो अब हमें नई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, जिसको हमने लास्ट वाले सब में सीखा था ना, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसमें सबसे मिनिमम इज़ 2, तो इन सब में से 2 माइनस करेंगे और जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन आया है वहाँ पे इस 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे के स्टेप्स के लिए मैट्रिक्स बना लेती हूँ। सो मैट्रिक्स बना ली है। अब ये जो बिना कट जो एक ही लाइन से कट हुए हुए, इन्हें तो हमें एज इट इज़ लिखना है, तो 0, 2, 6, 1, 0, 2, 6, 1, जहाँ इंटरसेक्शन आया है वहाँ पे 2 को ऐड कर देंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर इनमें से आपको सब जगह से 2 माइनस करना है। ओके, सो 5 - 2 3, 2 - 2 0, फिर m - 7 - 2, सो m - 7 - 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, -7 - 2 m - 9 हो जाएगा ना। सो यहाँ पे हम m - 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 - 2 1 और वापस से m - 9 आ जाएगा, 2
फाइव 2। और ये वाले एलिमेंट्स एज इट इज़ आएंगे क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन से कट हुए हैं। ये वाले भी सारे एज इट इज़ आएंगे 7 1 5 0 0 0। और यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगा 2 क्योंकि इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं। तो 2 + 1 3 एंड 2 + 0 इज़ 2। ओके, सो ये हमने नई मैट्रिक्स बना ली है। अब वापस से इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे और मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम ज़ीरोज़ कवर हो सके वही ट्राई करना है। ओके, सो यहाँ पर लास्ट वाली जो रो है इसमें बहुत सारे ज़ीरो है, तो एक हम अगर ऐसे ड्रॉ करें, फिर दूसरी लाइन अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें और तीसरी लाइन ऐसे ड्रॉ करें, फिर भी ये 2 ज़ीरो बच रहे हैं, तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे करेंगे तो 5 लाइन हमें यहाँ ड्रॉ करनी पड़ रही है। आप दूसरे तरीके भी फाइंड कर सकते हो। पहले हम ये वाली कॉलम कट कर सकते हैं, ये वाली भी कॉलम कट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद भी ये 2 ज़ीरो बच जाएंगे तो 2 लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी। कैसे भी करो, यहाँ पर 5 लाइन से कम लाइन में तो हमारा काम नहीं चल रहा है, सारे ज़ीरोज़ कवर नहीं हो पाएंगे हमारे, तो मिनिमम 5 लाइन्स तो यहाँ ड्रॉ करनी ही पड़ रही है हमें, है ना। तो यहाँ पर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए कैसे भी 5 लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो सारे ज़ीरोज़ को कट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली सारे रो को कट कर दे रही हूँ तो भी हमारे सारे ज़ीरोज़ कट हो जाएंगे। तो 5 लाइन भी ड्रॉ हो गई और सारे ज़ीरोज़ भी कट हो गए। आप चाहो तो ऐसे 5 कॉलम भी कट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कोई मिक्सचर आपको कॉम्बिनेशन ड्रॉ करना है तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है ये। ठीक है, अब यहाँ पे सारे कट हो गए और 5 लाइन्स हमें जितनी चाहिए थी वो भी हो गई है, यानी कि ऑप्टिमल सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेज पे आपको ये लाइन लिखनी है और उसके बाद में हम असाइनमेंट देंगे, तो उसके लिए आपको जिस रो में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है वो रो फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रो में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है, दूसरी में 2 है, तीसरी में भी सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है, चौथी में भी सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है और पाँचवीं में नहीं है। तो 3 सिंगल ज़ीरो हमें अवेलेबल हो गए ना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर का यूज़ करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो हमें। टॉप लेफ्ट कॉर्नर के हिसाब से ये वाला जो सिंगल ज़ीरो है ना वो सबसे नज़दीक है इसके, तो हम इसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी जगह पे यहाँ पे असाइनमेंट दे देंगे, स्टार ड्रॉ करेंगे और ये जिस रो और जिस कॉलम में था उसे कट कर देंगे। ओके, अब वापस से जिस रो में सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है उसे फाइंड करो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, तो थर्ड और फोर्थ कॉलम में 1 है ना, तो वापस से हमें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर का यूज़ करना है। उसके हिसाब से थर्ड रो पहले आती तो हम थर्ड रो वाले को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो इसकी जगह पे यहाँ पे असाइनमेंट दे देंगे और ये जिस रो और जिस कॉलम में थी इसे कट कर देंगे। अब वापस से सिंगल ज़ीरो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे नहीं है, तो वापस से 2 सिंगल ज़ीरो अवेलेबल हो गए ना हमारे पास, तो फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर का यूज़ करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ये सेकेंड रो पहले आती है तो सेकेंड रो को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे असाइनमेंट पुट करेंगे M2 एंड D और ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसे कट कर देंगे। अब वापस से सिंगल ज़ीरो वाली रो फाइंड करो, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो सिंगल ज़ीरो तो इसी रो में है ना, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे M4 को D में असाइन कर देंगे और ये जिस रो और जिस कॉलम में थी इसे कट कर देंगे। और लास्ट में अब सिर्फ ये एक ही नंबर बाकी रहा है जो कट नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे हमें लास्ट में असाइनमेंट देना पड़ेगा M5 एंड C यहाँ पर। तो हमने 5 हमारे पास रो और कॉलम थी और 5 असाइनमेंट आ गए हमारे पास, तो ये कंप्लीट हो गया है। और आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर एक रो में सिंगल ज़ीरो होना चाहिए और हर एक कॉलम में भी हर एक रो में सिंगल स्टार होना चाहिए और हर एक कॉलम में भी सिंगल स्टार होना चाहिए। और हमारा वही है, हमारे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक से ज़्यादा स्टार असाइन नहीं हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। अब इसके बाद में जहाँ जहाँ स्टार पुट किए हैं उसकी वैल्यूज़ हमें ये ओरिजिनल मैट्रिक्स में से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे M1 हमने A को असाइन किया है, फिर M2 B को असाइन किया है, M3 E को असाइन किया है, M4 को D एंड M5 C। इन सब की वैल्यूज़
यहाँ से ये कॉस्ट वाली ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसी में से लेना पड़ेगा। पहले ये वाली पोजीशन यहाँ पे 9 आ रहा है, फिर यहाँ पे भी 9, फिर M3 एंड E यहाँ पे 7 आ रहा है, M4 एंड D यहाँ पे भी 7, M5 एंड C यहाँ पे 0। तो इन सब का टोटल करोगे तो आएगा 32, और ये 32 जो है हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है, जो कि मिनिमम कॉस्ट है। असाइनमेंट प्रॉब्लम से हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमारा आंसर है। तो ये सम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इस सम में भी कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इस सम में 2 एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, फिर भी हमने इसे सॉल्व कर लिया है। कुछ नहीं करना है, जैसे आप हमेशा सॉल्व करते हो वैसे करते जाओ और आंसर आपका आ भी गया। ओके। A company has 4 plants, each of which can produce any of the products PQRS. Production costs differ from one plant to another. The sales revenue and the production cost of a company are given below. Give the assignment to maximize the profit. यहाँ पर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दी हुई है, एक की बजाय। एक में सेल्स रेवेन्यू और दूसरे में प्रोडक्शन कॉस्ट दिया हुआ है, और हमें बोला है कि गिव द असाइनमेंट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मैंने आपको हमेशा बोला है कि क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन होगी ना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या फाइंड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट करना है, तो इससे 2 बातें पता चल रही है कि एक तो ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, ओके, और दूसरा आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 2 मैट्रिक्स में से प्रॉफिट की तो एक भी मैट्रिक्स नहीं है, एक सेल्स की दी हुई है और एक कॉस्ट की दी हुई है। तो इससे साफ आप एक आइडिया लगा सकते हो कि सेल्स माइनस आप कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आपके पास आ ही जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो मैट्रिक्स दी हुई है, आपको उनको माइनस करके एक नई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी प्रॉफिट की। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 120 माइनस 118, जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनको आप माइनस करते जाओ, यहाँ पे लिखते जाओ। तो यहाँ पे 120 माइनस 118 2 आ जाएगा। फिर 156 माइनस 140 इज़ 16, 118 एंड माइनस ये करेंगे तो 8, 2, 10, 14, 12, 10, 130 माइनस 124 6, 10, 8, 4, 6, 2, 12 एंड 6। तो ये प्रॉफिट की मैट्रिक्स आ गई। अब ये जो प्रॉफिट की मैट्रिक्स होगी ना, यानी कि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन गया है, और ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी। अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपको कुछ भी काम नहीं होगा क्वेश्चन में। तो इसे आप पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना, और उसके बाद इसका रो डिडक्शन, कॉलम डिडक्शन एंड बाकी सारे स्टेप्स फॉलो करके जो लास्ट में आपका आंसर आएगा टोटल प्रॉफिट का, जो आप वैल्यूज़ देखोगे ना लास्ट में असाइनमेंट वाली, वो प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स में से देखना है। इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करोगे उसमें से नहीं देखना है। ओके, तो उसका जो भी आंसर आ रहा है फाइनल आंसर, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका आंसर राइट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।